हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दीपक पाठक क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 1 हम लोग खत्म कर चुके हैं। यूनिट नंबर 2 जिसको हम बोलते हैं कंसीडरेशन, वो हमारा चल रहा है। अभी एक क्लास हमने कंसीडरेशन की ले ली है और आज कंसीडरेशन की सेकंड क्लास होगी। कोशिश करेंगे कंसीडरेशन के चैप्टर को आज कंप्लीट करने की। नहीं होता है तो अगली क्लास में देखेंगे। अभी तक मैंने आपको कंसीडरेशन का मीनिंग बता दिया, कंसीडरेशन के रूल बता दिए और एक टॉपिक स्टार्ट करवाया था, प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। मीनिंग मैंने आपको क्या बताई थी, डेफिनेशन बताई थी कंसीडरेशन की, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज डी। वो डेफिनेशन ये कहती थी, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमीजर द प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन हैज डन, डज, will do any activity or thing etc is called consideration। यानी कि कंसीडरेशन के अंदर अब मैं रूल बताता हूं और रूल में ये मीनिंग के पॉइंट भी आ जाएंगे। सबसे पहला क्या रूल था, कंसीडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर। नंबर 2, कंसीडरेशन मे बी गिवन बाय प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन, या चेन्नैया वर्सेस रमैया का मैंने केस बताया। फिर मैंने कहा कंसीडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फिर मैंने आपको बताया इंग्लैंड में जो है वो पास्ट कंसीडरेशन नहीं होता है, इंग्लैंड में सिर्फ फ्यूचर और प्रेजेंट कंसीडरेशन होता है। फिर मैंने ये कहा कि कंसीडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू व्हिच मे बी एडिक्वेट और इनएडिक्वेट। कुछ वैल्यू होनी कंसीडरेशन की जरूरी है, चाहे 1 रुपए हो, लेकिन 1 रुपए के समय पर यानी कि कम वैल्यू के समय पर, मतलब इनएडिक्वेट वैल्यू के समय पर आपको यह चेक करना पड़ेगा कि पार्टी की जो कंसेंट है वो फ्री है या नहीं है। फिर मैंने आपको बताया कंसीडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। इल्यूजरी मतलब होता है कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। तो यहां पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि कोई मैजिशियन है, वो कह रहा है मैं इस आदमी को, मरे हुए आदमी को जिंदा कर दूंगा, तो क्या कर सकता है, जिंदा नहीं कर सकता। फिर मैंने कहा लास्ट रूल, कंसीडरेशन कभी भी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन पे नहीं दिया जाता। कंसीडरेशन कभी भी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन पे नहीं दिया जाता। ऑलरेडी डेटर लायबल है पैसे देने को और वो क्रेडिटर से दोबारा से कंसीडरेशन मांग रहा है, भाई थोड़ा और डिस्काउंट देना, थोड़ा और डिस्काउंट देना। अरे तू ऑलरेडी लायबल है, तू पहले उस पेमेंट को कर। एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन पे कभी भी कंसीडरेशन नहीं मिलता है। फिर मैंने आप लोगों को स्टार्ट करवाया टॉपिक प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसका मैंने आपको जनरल कंसेप्ट ये बताया था। प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने आपको ये पढ़ाया था कि भैया मैं मानता हूं एज पर द डेफिनेशन प्रोमिजी कैन गिव कंसीडरेशन, लेकिन प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि प्रोमिजी के अलावा, सॉरी मैंने ये बताया था डेफिनेशन में एज पर द कंसीडरेशन की डेफिनेशन प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन कैन गिव कंसीडरेशन। एनी अदर पर्सन मतलब थर्ड पार्टी या कोई एजेंट कंसीडरेशन दे सकता है। मैंने टीचर स्टूडेंट का एग्जांपल दिया था, एक टाटा वाला भी एग्जांपल दिया था। लेकिन पीटीसी का मतलब होता है मैं मान रहा हूं कि थर्ड पार्टी कैन गिव कंसीडरेशन, बट पीटीसी यानी कि प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि स्ट्रेंजर जो है, स्ट्रेंजर सूट फाइल नहीं कर सकता। स्ट्रेंजर कैन नॉट फाइल सूट अपॉन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी इन द केस ऑफ प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आ रही है? तो ये लेकिन बेटा जनरल कंसेप्ट था और मैंने आपको ये बताया था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा जनरल कंसेप्ट के बाद के एक्सेप्शंस। जनरल कंसेप्ट में हमने ये पढ़ा कि कोई भी स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी पे केस फाइल नहीं कर सकता। मैंने आपको एक केस लॉ भी पढ़ाया था जिसके अंदर डनलॉप रबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपने होलसेलर से एक एग्रीमेंट किया कि तू मेरे टायर्स को 2000 रुपए से कम में मत बेचियो। अमाउंट मैंने अपनी तरफ से लगाया था आपको समझाने के लिए। फिर ऐसे ही एग्रीमेंट होलसेलर ने रिटेलर के साथ किया कि तू टायर को 2000 से कम में मत बेचियो वरना केस कर दूंगा। रिटेलर ने बेच दिया। अब रिटेलर पे केस करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ होलसेलर का है और यहां पर डनलॉप आ गया केस करने के लिए रिटेलर के ऊपर। डनलॉप लीगल एक्शन लेना चाहता है रिटेलर पे, तो डनलॉप लीगल एक्शन नहीं ले सकता है रिटेलर के ऊपर। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि होलसेलर और रिटेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ये दोनों है और डनलॉप
रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से और होलसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेंजर है, और स्ट्रेंजर कैन नॉट फाइल सूट अपॉन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। क्लियर था? तो मैं अब आपको बताऊंगा एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन का मतलब ये जो सिचुएशंस मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इन सिचुएशंस के अंदर, ये जो सिचुएशन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इन सिचुएशन के अंदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो है वो, थर्ड पार्टी जो है वो केस फाइल कर सकती है। क्लियर है? तो ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे। मैं इसके अंदर आपको जितने भी पॉइंट बताऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन नंबर 1 कहता है कि इन केस ऑफ ट्रस्ट, एक एक शब्द को अच्छे से समझेंगे। बेनिफिशियरी कैन फाइल सूट अपॉन ट्रस्टी। इन द केस ऑफ ट्रस्ट बेनिफिशियरी कैन फाइल सूट अपॉन ट्रस्टी। अब आप बोलोगे सर ये क्या शब्द, ये क्या है ट्रस्ट, ये क्या है बेनिफिशियरी, ये क्या है ट्रस्टी? तो इसके लिए एक एग्जाम्पल की जरूरत है। एग्जाम्पल समझ जाना, टॉपिक 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। बेटा एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल कहता है, मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूं। मान लो कि कोई एक फादर है और इस फादर को ना कैंसर है। फादर का जो है एक सन है, बेटा। इस बेटे की एज मान लो मात्र 13 साल है। कितनी है? 13 साल। फादर को कैंसर है, फादर और बेटा ही है, कोई वाइफ नहीं, कोई रिलेटिव नहीं, कोई और लोग नहीं है। मतलब खानदान में सिर्फ ये फादर है और ये सन है। और इस फादर की ना बहुत सारी प्रॉपर्टी है। फादर की प्रॉपर्टी और बिजनेस, प्रॉपर्टी और बिजनेस जो है वो क्या है? बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारे बिजनेस है। और फादर को पता है अब मैं मरने वाला हूं। फादर को क्या पता है? अब मैं मरने वाला हूं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या ये फादर अपनी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस को अभी एट प्रेजेंट में बेटे को दे सकता है? बेटे की उम्र क्या है? 13 साल। क्या 13 साल में वो ये बिजनेस संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में फादर के पास एक ऑप्शन है। फादर किसी ऐसे पर्सन को ढूंढता है जिसको हम बोलते हैं ट्रस्टी, जिसको हम बेटा क्या बोलते हैं? ट्रस्टी बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं, मतलब फादर को उन पर पूरा भरोसा है। फादर के कुछ जानकार हैं, एक जानकार है मान लो मिस्टर ए, और फादर को इस पे पूरा भरोसा है। फादर ने इस मिस्टर ए के साथ में एक एग्रीमेंट किया। इस एग्रीमेंट को बोलेंगे हम ट्रस्ट डीड। क्या बोलेंगे बेटा? ट्रस्ट डीड। फादर ने ट्रस्टी को यह बोला कि मेरी डेथ होने वाली है, मैं अब मरने वाला हूं, मुझे है कैंसर। मेरा बेटा जैसे ही 18 साल का हो जाता है तो कृपया करके ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो किसको दे देना? मेरे बेटे को ट्रांसफर कर देना। ये सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी मेरे बेटे को ट्रांसफर कर देना। ये ट्रस्ट डीड बनी फादर के बीच में और ट्रस्टी के बीच में। और ये ट्रस्ट डीड किसके बेनिफिट के लिए बनी है बेटा? ये ट्रस्ट डीड बनी है सन के बेनिफिट के लिए। इसीलिए यहां पर सन को हम बोलेंगे बेनिफिशियरी। क्या बोलेंगे? बेनिफिशियरी। अब पढ़ते हैं ऊपर, कह रहा है इन केस ऑफ ट्रस्ट बेनिफिशियरी कैन फाइल सूट अपॉन ट्रस्टी। मेरे कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ट्रस्ट डीड बनी फादर और ट्रस्टी के बीच में। फादर ने बोला ये प्रॉपर्टी जो है वो मेरे बेटे को दे देना जब वो 18 साल का हो जाए। लेकिन फादर की डेथ होने के बाद मान लो
ट्रस्टी, जो ट्रस्टी है आफ्टर डेथ ऑफ फादर, और ट्रस्टी ने क्या किया, अब बेटा भी बड़ा हो गया 18 साल का, ट्रस्टी ने मना कर दिया कि नहीं भाई मैं तुझे प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, ट्रस्टी डिनाइड। ट्रस्टी को लगा प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट है, और प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि ये सन मेरे ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी तो फादर और ट्रस्टी थे, और सन क्या था, थर्ड पार्टी था कॉन्ट्रैक्टिंग का। तो वो ये कह रहा है कि प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट है और ये बेटा मेरे ऊपर केस कर नहीं सकता है, ये सारी प्रॉपर्टी मैं ही हड़प लेता हूं। ये ट्रस्टी के मन में विचार आ गया, लेकिन ट्रस्टी जो है वो आधा अधूरा टॉपिक पढ़कर आया था। प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि स्ट्रेंजर केस फाइल नहीं कर सकता है, लेकिन उस ट्रस्टी ने एक्सेप्शंस पढ़ने वो भूल गया था। एक्सेप्शंस मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन जहां पर थर्ड पार्टी पे भी अधिकार है कि वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी पर लीगल एक्शन ले सके। तो इस सिचुएशन में बेटा जो है अपनी प्रॉपर्टी को पाने के लिए ट्रस्टी पे केस फाइल कर सकता है, बेशक ये बेटा कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं था। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इन केस ऑफ ट्रस्ट, फादर और ट्रस्टी के बीच में ट्रस्ट डीड बनी। द बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी कौन है? थर्ड पार्टी यानी कि बेटा। वो केस फाइल कर सकता है ट्रस्टी के ऊपर अगर ट्रस्टी फ्यूचर में कोई ऐसी गड़बड़ करता है जो गड़बड़ होनी नहीं चाहिए थी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो हमने एक्सेप्शन पढ़े। तो सबसे पहला एक्सेप्शन मैंने बताया, इन केस ऑफ ट्रस्ट बेनिफिशियरी कैन फाइल सूट अपॉन ट्रस्टी। अब एक्सेप्शन नंबर 2, एक्सेप्शन का मतलब बेटा मैं दोबारा से पढ़ा रहा हूं, एक्सेप्शन का मतलब ये वो जगह है जहां पर थर्ड पार्टी भी केस फाइल कर सकती है। नेक्स्ट एक्सेप्शन है इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट। इन केस ऑफ क्या? फैमिली सेटलमेंट, या इसको मैं बोल सकता हूं मैरिज एग्रीमेंट। इसको मैं बोलता हूं मैरिज एग्रीमेंट। इस केस में भी बेनिफिशियरी कैन फाइल सूट। इस केस में भी बेनिफिशियरी जो है केस फाइल कर सकता है। बिना एग्जाम्पल के थोड़ा सा आपको इसमें भी प्रॉब्लम आएगी। मैंने क्या बताया? इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, मैरिज एग्रीमेंट पे भी वही एग्जाम्पल फिट हो जाएगा जो फैमिली सेटलमेंट पे लगा रहा हूं, बस एग्जाम्पल की टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाएगी। फैमिली सेटलमेंट का मतलब अगर फैमिली सेटलमेंट का केस है तो उस केस में बेनिफिशियरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी पर केस फाइल कर सकता है। मुझे मजा नहीं आया, जब तक एग्जाम्पल नहीं दूंगा मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। एग्जाम्पल सुनो। एग्जाम्पल है कि एक फादर है और यहां पर फादर का बेटा है, मान लो 2 बेटे हैं, 2 सन, और फादर की प्रॉपर्टी जो है वो बहुत है। प्रॉपर्टी मान लो फादर की है 10 करोड़ रुपए की। क्लियर है? यहां पर फादर है, यहां पर बेटे हैं 2, और प्रॉपर्टी 10 करोड़ की है, और फादर भैया हमारे जाने वाले हैं। फादर बूढ़े हो गए, तो यहां पर जाते जाते जाने से पहले फादर ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और दोनों बेटों को बोला कि ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी आपकी, बट यहां पर ये कह रहा है कि 50 लाख रुपए आप दोनों अपनी सिस्टर को दोगे। कंडीशन डाली है। कंडीशन क्या डाली? कि ये 10 करोड़ की प्रॉपर्टी आपकी, बशर्ते 10 करोड़ में से 50 लाख रुपए आप किसको दोगे? अपनी सिस्टर को। सिस्टर मान लो है मिस रूबी,
मिस रूबी को क्या दोगे? 50 लाख रुपए, और 50 लाख रुपए देने के बाद आप लोगों की सारी प्रॉपर्टी वो आपकी है। बात को समझ में आई? अब यहां पर मान लो क्या हुआ, ये जो दो बेटे थे इन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया अपनी बहन को 50 लाख रुपए देने से। तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था? इन दोनों के बीच में। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ये दोनों है। और प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का जनरल कंसेप्ट ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ही आपस में एक दूसरे पे केस फाइल कर सकती है, कोई थर्ड पार्टी केस फाइल नहीं कर सकती। लेकिन ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक जो है वो एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन मतलब ये फैमिली सेटलमेंट की बात है, और इस फैमिली सेटलमेंट में मैं मान रहा हूं, मुझे पता है कि जो रूबी थी ना वो थर्ड पार्टी थी। रूबी क्या थी? थर्ड पार्टी थी, मुझे पता है। मान लो फादर की डेथ हो गई और इन दोनों बंदों ने जो है अपनी बहन को प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में जो रूबी है ना, ये इन दोनों के ऊपर केस फाइल, सूट फाइल कर सकती है। क्या बात समझ में आई? इवन ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है। क्या बात समझ में आई? तो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सेप्शंस, किस चीज के? प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट के। जनरल कंसेप्ट ये है कि स्ट्रेंजर केस फाइल नहीं कर सकता है। एक्सेप्शन ये है कि स्ट्रेंजर केस फाइल कर सकता है। इन केस ऑफ ट्रस्ट बेनिफिशियरी कैन फाइल सूट अपॉन ट्रस्टी। इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट बेनिफिशियरी कैन फाइल सूट। तो ये जो एग्रीमेंट फादर और दोनों भाइयों का बना था, इस एग्रीमेंट के अंदर फैमिली सेटलमेंट हो रहा है और इसमें बेनिफिशियरी कौन है? इसके अंदर बेनिफिशियरी है यहां पर ये मिस रूबी। मिस रूबी इज द बेनिफिशियरी। और अगर फादर की डेथ हो गई और दोनों बंदों ने मना कर दिया पैसे देने से, तो बेनिफिशियरी पे अधिकार है कि वो केस फाइल कर सकती है। क्लियर है बेटे? तो मैंने आपको अभी तक 2 एक्सेप्शन पढ़ाए। अब एक्सेप्शन नंबर 3, तीसरा एक्सेप्शन कहते हैं इन द केस ऑफ असाइनमेंट। एक्सेप्शन नंबर 3 है, ये कहता है इन केस ऑफ असाइनमेंट। बेटा असाइनमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ राइट। इन केस ऑफ असाइनमेंट, असाइनी कैन फाइल सूट। अब आप लोग बोलोगे सर ये क्या फिर नया आपने वर्ड डाल दिया असाइनी। अभी असाइनी का मतलब समझाओ, असाइनमेंट क्या होता है इसका मतलब समझाओ। तो बेटा समझाएंगे, ध्यान से सुनना। कभी कभी आप लोगों की लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा या आपने कहीं देखा होगा, ऐसा हुआ कि कोई एक शरीफ आदमी है, मान लो। मैं आपको एक जनरल लाइफ का एग्जांपल देता हूं, फिर यहां पर एक एग्जांपल और लिखवाऊंगा। पहले एक जनरल लाइफ का ओरल तरीके से एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल देते ही टॉपिक समझ में आ जाएगा। ऐसा हुआ कि कोई एक शरीफ आदमी है, और मान लो कोई शरीफ आदमी है मोटू। मोटू ने क्या किया, किसी बिगड़ैल बंदे को मान लो उधार दे दिया। जॉन द डॉन को 20,000 रुपए उधार दे दिए मोटू ने। और जॉन द डॉन ने बोला कि मैं 2 महीने बाद आपके पैसे दे दूंगा। मोटू बेचारा शरीफ सा लड़का, मोटू ने बोला ठीक है 2 महीने बाद मेरे पैसे दे देना। यानी कि जॉन द डॉन से जब पैसे मोटू मांगेगा वो 2 महीने बाद मांगेगा। एग्रीमेंट जॉन द डॉन और मोटू के बीच में हुआ। 2 महीने बीत गए, मोटू गया जॉन द डॉन के पास कि भैया पैसे दे मेरे 20,000 रुपए। और जॉन द डॉन पैसे देने को राजी नहीं है। जॉन द डॉन पैसे देने को राजी नहीं है। अब मोटू है शरीफ सा आदमी, मोटू बड़ा परेशान। मोटू कह रहा है यार ये क्या करूं यार, मेरे पैसे नहीं दे रहा। तो ऐसे में मोटू ने चिंगम सर से ये बोला, मान लो एक चिंगम सर है, चिंगम सर से बोलते हैं कि चिंगम सर आप मुझे 20,000 रुपए दे दो और ये 20,000 रुपए आप जॉन द डॉन से रिकवर कर लेना।
कहने का मतलब जॉन द डॉन से राइट टू रिकवर पहले किसका था? मोटू का। और अब जब चिंगम सर ने मोटू को पैसे दे दिए तो जॉन द डॉन से रिकवर करने का अधिकार हो गया चिंगम सर का। चिंगम सर को मोटू ने अपना राइट टू रिकवर ट्रांसफर कर दिया। तो जो बंदा अपना राइट टू रिकवर ट्रांसफर करता है यानी कि मोटू, उसको बोलेंगे असाइनर। क्या बोलेंगे बेटे? असाइनर। और जिस पर्सन को राइट टू रिकवर ट्रांसफर किया है चिंगम सर, उसको बोलेंगे असाइनी। तो अब असाइनी पे अधिकार है कि वो जॉन द डॉन से 20,000 रिकवर करे। और अगर अब भी जॉन द डॉन नौटंकी कर रहा है पैसे देने में, तो असाइनी यानी कि चिंगम सर के पास अधिकार है कि वो उसके ऊपर केस फाइल कर सके। लेकिन बेटा कॉन्ट्रैक्ट तो जॉन द डॉन और मोटू के बीच में बना था ना, और चिंगम सर यहां पर क्या है? स्ट्रेंजर। फिर भी वो केस फाइल कर सकते हैं। बात समझ में आई? इस पूरी सिचुएशन को बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ राइट। अब ये सिचुएशन में आपको एग्जांपल समझाऊंगा। किसके अंदर? यहां पर नोट्स में एक एग्जांपल है। अब एग्जांपल है, मान लो कोई बंदा है और इस पर्सन का नाम है लाल मोहन, और ये लाल मोहन ने क्या करा? किसी मुकेश नाम के बंदे को, ध्यान से सुनना, 50,000 रुपए का लोन दे दिया। लोन एग्रीमेंट करा इन्होंने 50,000 रुपए का, और ड्यू डेट थी 3 महीने बाद की। समझ में आ गई बात? ऐसा हुआ कि 1.5 महीने बाद लाल मोहन की वाइफ जो है, मान लो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, और लाल मोहन को पड़ी पैसों की जरूरत। तो लाल मोहन ने क्या करा? उसने किसी पर्सन, मान लो अजय, इसने अजय को यह बोला कि अजय भाई तू मुझे 50,000 रुपए दे दे, और ये 50,000 रुपए तू रिकवर कर लियो। किससे? मुकेश से। मुकेश को सामने बिठाया, मुकेश को बता दिया कि आपने देख लिया, अब तेरे से रिकवर मैं नहीं करूंगा, रिकवर अजय करेगा। मुकेश ने कहा ठीक है। कहने का मतलब मुकेश के अगेंस्ट में राइट टू रिकवर था लाल मोहन का। लाल मोहन ने अपने राइट टू रिकवर को ट्रांसफर कर दिया किसको? अजय को। तो लाल मोहन ने जब राइट टू रिकवर ट्रांसफर किया तो लाल मोहन को बोलेंगे असाइनर, और अजय को यहां पर बोलेंगे असाइनी। और इस पूरी ट्रांजैक्शन को, असाइनर और असाइनी के बीच की ट्रांजैक्शन को बोलेंगे ट्रांजैक्शन ऑफ असाइनमेंट। तो देखो मैंने ऊपर लिखा है असाइनमेंट के ब्रैकेट में ट्रांसफर ऑफ राइट। लाल मोहन ने अपना राइट टू रिकवर मुकेश वाला वो अजय को दे दिया। अब मान लो मुकेश भैया जो है वो नौटंकी कर रहे हैं। ये जो मुकेश है ये नौटंकी कर रहा है पैसे देने में। तो जो अजय है ना, अजय हैज अ राइट, कैन फाइल सूट अगेंस्ट मुकेश। अब आप लोग बोलोगे सर अजय तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है ही नहीं। अजय तो क्या है? अजय जो बंदा है वो क्या है? अजय स्ट्रेंजर है। बेटा कर सकता है केस, क्योंकि स्ट्रेंजर केस फाइल जनरल कंसेप्ट में नहीं करते, लेकिन मेरे भाई एक्सेप्शन है ये। तो इन द केस ऑफ असाइनमेंट यानी कि ट्रांसफर ऑफ राइट, असाइनी कैन फाइल सूट। सूट मतलब होता है बेटे केस फाइल करना। आपको पता ही, ये वाला सूट नहीं, सूट फाइल करना। क्लियर है? तो हम लोगों ने कितने पॉइंट पढ़ लिए?
3 पॉइंट पढ़ लिए इन केस ऑफ असाइनमेंट, ट्रांसफर ऑफ राइट। अब मैं आपको पॉइंट नंबर 4 बताता हूं। पॉइंट नंबर 4 कहता है इन केस ऑफ एक्नॉलेजमेंट, केस कौन सा है? एक्नॉलेजमेंट का केस है। तो ध्यान से सुनना, तभी आपको ये समझ में आ जाएगा। मान लो कोई मतलब बंदा है एक्स, एक्स ने क्या करा, वाई को पैसे दिए, गिव्स मनी टू वाई, और वाई को ये बोला कि भाई तू मिस्टर जेड को पे कर दियो, मान लो 50,000 रुपए दिए। असल में एक्स को पेमेंट करनी जेड को थी, मतलब एक्स को पैसे देने थे, वो जेड को देने थे, लेकिन एक्स ने दे दिए वाई को कि भाई ये पकड़ 50,000 रुपए, जाके जेड को दिया। और यहां पर जो जेड पर्सन है ना, जेड को वाई ने एक्नॉलेज कर दिया, एक्नॉलेज कर दिया जेड को वाई ने कि भाई तेरे पैसे मेरे पास है, तेरे पैसे मेरे पास हैं, और मैं शाम तक आऊंगा और तेरे पैसे तुझे दे दूंगा। कहने का मतलब ये जो पैसे दिए एक्स ने वाई को, एग्रीमेंट किन दोनों के बीच हुआ? एक्स और वाई के बीच में एग्रीमेंट हुआ, और वाई ने जेड को एक्नॉलेज कर दिया कि तेरे पैसे मेरे पास है, मैं तुझे तेरे पैसे शाम तक दे दूंगा। मान लो वाई जो है पैसे नहीं देता, मान लो वाई ने जुआ खेल लिया, पैसे उसके खत्म हो गए, मान लो वाई ने शराब पी ली, या वाई ने पैसे जो है उड़ा दिए, बार में जाके उड़ा दिए। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो जेड है, वैसे तो ये स्ट्रेंजर है, एक्स और वाई के बीच में एग्रीमेंट में ये तो नहीं था, ये स्ट्रेंजर है, लेकिन इस सिचुएशन में भी ये बंदा कैन फाइल सूट अपॉन वाई। तो दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ प्राइवेटी टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? क्या आपको कंसीडरेशन में कोई दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब मैं आपको लास्ट एक्सेप्शन बताऊंगा प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का। लास्ट एक्सेप्शन ये कहता है प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का, चार एक्सेप्शन हमारे हो गए हैं। लास्ट एक्सेप्शन कहता है, एक्सेप्शन नंबर 5 कहता है कोविनेंट्स रनिंग विद, कोविनेंट रनिंग विद लैंड। तो ध्यान से सुनना, कोविनेंट रनिंग विद लैंड का मतलब होता है, लैंड का मतलब होता है बेटे इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये भी एक एक्सेप्शन है, अभी जो पढ़ रहे हैं एक्सेप्शन है प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का, जहां पर थर्ड पार्टी केस फाइल कर सकती है। कोविनेंट का मतलब होता है कंडीशन, कंडीशंस अटैच्ड विद इमूवेबल प्रॉपर्टी। इस टॉपिक का नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बात करो तो इस टॉपिक को ऐसे पढ़ेंगे हम, कोविनेंट रनिंग विद लैंड को हम कैसे पढ़ेंगे? कंडीशन अटैच्ड विद इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ध्यान से सुने, बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये भी। कंडीशन अटैच्ड विद इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसका मतलब है सपोज करो, ध्यान से सुनना, सपोज करो कि कोई एक लैंड है, और ये लैंड का जो है ये ओनर है, और कोई एक पर्सन है लैंड का बायर। ओनर ने इस लैंड का यूज किया मान लो 1 साल, तो यूज किया तो इस लैंड पर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल है 25,000 रुपए।
यानी कि ये ओनर और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इन दोनों के बीच का एग्रीमेंट है। इन ओनर और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इन दोनों के बीच का एग्रीमेंट है। ओनर ने बिजली यूज करी और ओनर को पैसा देना 25,000 रुपए। अब क्या हुआ, इसी बीच में ओनर ने क्या करा, अपनी जो लैंड है, ये वाली जो लैंड है, ये लैंड ओनर ने जो है वो मान लो सेल कर दी। किसको सेल करी? बायर को। यानी कि ओनर और बायर के बीच में एक एग्रीमेंट बना कि भाई तू मेरी ये लैंड को खरीद ले। बायर ने बोला ओके। अब मान लो क्या होता है, ओनर ने लैंड को बेचते वक्त बायर पे एक कंडीशन डाली। लैंड को बेचते वक्त कंडीशन ये डाली कि भाई सुन, ये लैंड है 1 करोड़ रुपए का, लेकिन ध्यान रखियो इस लैंड पर 25,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू है। एग्रीमेंट पे बकायदा साइन करवाया है, 25,000 रुपए का बिल ड्यू है और इस बिल की पेमेंट जो है वो तू करेगा, तू नहीं तू करेगा। और बायर ने बोला ओके। यानी एग्रीमेंट किसके बीच में बना बेटा? एग्रीमेंट बना ओनर और बायर के बीच में कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये कौन पे करेगा? बायर पे करेगा। यानी कि इस लैंड को बेचते वक्त कंडीशन अटैच ये करी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे कौन करेगा? बायर पे करेगा। अब मान लो बायर ने क्या करा? बिल पे नहीं करा। बायर ने क्या करा? बिल पे नहीं करा। बायर फेल्स टू पे द बिल। बायर फेल्स टू पे बिल। तो मेरे भाई, अगर बायर ने पे नहीं करा बिल तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी केस फाइल करेगी। किस पे करेगी? बायर पे। अब आप लोग बोलोगे सर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट था ओनर के साथ और ओनर का था बायर के साथ, तो इस बायर और ओनर के कॉन्ट्रैक्ट में इलेक्ट्रिसिटी कंपनी क्या थी? स्ट्रेंजर। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पे अधिकार है कि वो इस बायर के अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सके। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? क्या कोई प्रॉब्लम? मुझे लगता है कि ये सारे के सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए। हम लोग कंसीडरेशन पढ़ रहे हैं और इस कंसीडरेशन के अंदर मैंने आपको क्या बताया? कंसीडरेशन के अंदर मैंने आपको बताया कंसीडरेशन की डेफिनेशन। इसका मतलब व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन has done, does और will do any activity or thing etc is called consideration। फिर मैंने कंसीडरेशन के रूल्स बताए थे और रूल क्या थे कंसीडरेशन के? मैंने कहा कंसीडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। फिर मैंने बताया कंसीडरेशन मे बी गिवन बाय प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। फिर मैंने आपको ये बताया नेक्स्ट रूल कंसीडरेशन में बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। फिर मैंने आपको इसका भी नेक्स्ट रूल ये बताया कंसीडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू विच मे बी एडिकेट और इनएडिकेट। फिर मैंने आपको बताया कंसीडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। फिर मैंने आपको नेक्स्ट ये बताया कि कंसीडरेशन जो है वो कभी भी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन पे नहीं दे सकते। फिर हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब स्ट्रेंजर जो है थर्ड पार्टी। मैं मानता हूं डेफिनेशन कहती है कि थर्ड पार्टी कैन पे कंसीडरेशन, कैन गिव कंसीडरेशन, लेकिन थर्ड पार्टी केस फाइल नहीं कर सकती। ये बात कौन कहता है? प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। बट वो बेटा जनरल कंसेप्ट है। जनरल कंसेप्ट कहता है कि थर्ड पार्टी कैन नॉट फाइल सूट अपॉन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। और उसके एक्सेप्शन क्या थे? एक्सेप्शन से पहले एक केस भी था। जनरल कंसेप्ट में एक केस था डनलप रबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, होलसेलर और रिटेलर। डनलप ने होलसेलर से एक एग्रीमेंट बनाया कि तू मेरे टायर को इतने अमाउंट से, इस फिक्स प्राइस से कम में मत बेचियो।
सेम एग्रीमेंट होलसेलर ने रिटेलर से बनाया अलग से, रिटेलर ने बेच दिया टायर, तो ऐसे में डनलॉप केस करना चाहता था रिटेलर पे, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि डनलॉप जो है वो थर्ड पार्टी है। बट कुछ पॉइंट, 5 पॉइंट मैंने आपको ऐसे बताए जिन पॉइंट के अंदर, पांचों पॉइंट के अंदर एक थर्ड पार्टी जो है केस फाइल कर सकती है। तो पहला पॉइंट मैंने बताया, इन द केस ऑफ ट्रस्ट बेनिफिशियरी कैन फाइल सूट अपॉन ट्रस्टी। फिर मैंने बताया इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट बेनिफिशियरी कैन फाइल सूट। फिर मैंने आपको तीसरा पॉइंट बताया था इन द केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ राइट, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने एक्नॉलेजमेंट बताया और पांचवा पॉइंट बताया कंडीशन अटैच्ड विद इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कोविनेंट रनिंग विद लैंड। क्लियर है बेटा? तो ये सारे पॉइंट, ये तो मैंने अभी जो पढ़ाया है इसमें थर्ड पार्टी के बारे में बात थी कि थर्ड पार्टी केस कर सकती है या नहीं कर सकती। अब आपके लिए एक टॉपिक है और ये टॉपिक जो है वो लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक पूरे कॉन्ट्रैक्ट का नहीं, सिर्फ कंसीडरेशन का लास्ट टॉपिक। ये टॉपिक क्या है, इस टॉपिक को सुनना ध्यान से। ये टॉपिक कहता है कि जनरल कंसेप्ट, ये टॉपिक शायद चौथा है, एक डेफिनेशन और एक रूल और एक पीटीसी, प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, चौथा जनरल कंसेप्ट ये कहता है नो कंसीडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहता है बेटे? नो कंसीडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। कंसीडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, और ये बात तो हम पढ़ते हुए आ रहे, यूनिट नंबर 1 में भी बताया, यूनिट नंबर 2 में भी बता रहा हूं। यूनिट 1 में मैंने बताया था अगर आपको कोई वैलिड एग्रीमेंट बना रहा है तो उसके लिए चौथा नंबर वैलिड एग्रीमेंट का पॉइंट नंबर 4 पूरा करना। क्या है पॉइंट नंबर 4? पॉइंट नंबर 4 है कंसीडरेशन होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। क्लियर? लेकिन बेटा ये जो पॉइंट है ना, इसको हम बोलते हैं जनरल कंसेप्ट, सॉरी, इस पॉइंट को हम बोलते हैं जनरल कंसेप्ट। क्या कहते हैं? जनरल कंसेप्ट। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जिस टॉपिक के जनरल कंसेप्ट होंगे उस टॉपिक का एक्सेप्शन भी होगा, जिस टॉपिक के जनरल कंसेप्ट होंगे उस टॉपिक का एक्सेप्शन भी होगा। मतलब जनरल कंसेप्ट ये है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसीडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसीडरेशन के बनाया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, ये जनरल कंसेप्ट कहता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब होता है कुछ जगह ऐसी है या कुछ सिचुएशन ऐसी है जहां पर विदाउट कंसीडरेशन, जहां पर विदाउट कंसीडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। कुछ सिचुएशन ऐसी है जहां पर विदाउट कंसीडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अब मैं आपको वो सिचुएशन पढ़ाने जा रहा हूं। कुछ सिचुएशन ऐसी है जहां पर विदाउट कंसीडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अब मैं आपको वो वाली सिचुएशन पढ़ाने जा रहा हूं। क्लियर है? जनरल कंसेप्ट नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, और एक्सेप्शन क्या है? कुछ सिचुएशन जहां पर अगर कंसीडरेशन नहीं हुआ तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। बात समझ में आ रही है? तो सिचुएशन नंबर 1 बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। सिचुएशन नंबर 1 कहता है एग्रीमेंट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। एग्रीमेंट करा है नेचुरल लव एंड अफेक्शन में। नेचुरल लव एंड अफेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? नेचुरल लव एंड अफेक्शन का मतलब होता है कि किसी से हमें प्यार है, प्रेम है, मोहब्बत है, जैसे हस्बैंड वाइफ है।
बड़ा भाई छोटा भाई, इनके रिलेशन जो है ना वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के रिलेशन होते हैं। और कभी कभी क्या होता है, ये रिलेटिव आपस में कोई एग्रीमेंट बना लेते हैं, वो भी आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन क्या वहां पर कंसीडरेशन होता है? अब मान लो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, आपको मैं यहां पर ना दो एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है? दोनों एग्जाम्पल के अंदर आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो समझ में आ जाएगा। मैं आपको दो एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो कोई एल्डर ब्रदर है और ये है यंगर ब्रदर। एल्डर ब्रदर, यंगर ब्रदर। एल्डर मतलब बड़ा भाई, यंगर मतलब छोटा भाई। यंगर ब्रदर का मान लो एग्जाम है सीए फाउंडेशन का। सीए फाउंडेशन का बंदा एग्जाम दे रहा है और एल्डर ब्रदर ने यंगर ब्रदर को आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, बहुत प्यार करता है अपने भाई से, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन एल्डर यानी कि बड़े भाई ने छोटे भाई को बोला कि भाई अगर तू पास हो जाएगा ना, मान ले तेरे 70% मार्क्स आएंगे, अगर तेरे 70% मार्क्स आएंगे तो मैं तुझे एक मोटरसाइकिल गिफ्ट करूंगा, मैं तुझे एक मोटरसाइकिल गिफ्ट करूंगा। यंगर ब्रदर थोड़ा सा चालू था, यंगर ब्रदर, ये जो यंगर ब्रदर है ना ये चालू था। अब स्टूडेंट कौन सा था? ये स्टूडेंट था सीए का। अब इसको पता है कि मुझे क्या करना है। ये एक बढ़िया सा पेपर लेके आया और अपने भाई से वो चीज राइटिंग में लिखवाई, अपने भाई से साइन करवा लिए, डेट लिखवाई, पूरा कंडीशन की भाई मोटरसाइकिल दोगे अगर मैं 70% पास से स्कोर करूंगा, ये सब कुछ लिखवा लिया यंगर ब्रदर ने। बड़े भाई ने भी बड़ा खुशी खुशी में जो है वो लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर। अब मान लो ये जो यंगर ब्रदर है ना, इसने एग्जाम जो है वो क्लियर कर लिया, 72% मार्क्स है। तो अब ये यंगर ब्रदर अपने एल्डर ब्रदर पे, एल्डर ब्रदर को बोलेगा कि भाई मेरे को मोटरसाइकिल दे, तूने मुझे बोला था कि 72% पे मोटरसाइकिल दूंगा। एल्डर ब्रदर कह रहा अरे यार वो तो मैंने ऐसे ही बोला था, मैं नहीं दिला रहा, नहीं दिलाऊंगा। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये जो यंगर ब्रदर है इस पे अधिकार है, ये यंगर ब्रदर सूट फाइल कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। अब आप बोलोगे सर ये यंगर ब्रदर सूट फाइल कैसे कर सकता है? एल्डर ब्रदर ने ये बोला यंगर को कि तू 72% ला, मैं तुझे बाइक दूंगा। चलो ये 72% लेके आया, ये बाइक दे रहा। सर यहाँ कंसीडरेशन तो है ही नहीं, और कंसीडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू आपने बताया था। यहाँ तो आप नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बात कर रहे हो, तो बेटा ये एक्सेप्शन है। मतलब इस सिचुएशन में कंसीडरेशन की जरूरत नहीं है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। लेकिन याद रखना ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब माना जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब माना जाएगा जब ये कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया है बिना एग्रीमेंट का, ये एग्रीमेंट होगा, मस्ट बी इन राइटिंग, एग्रीमेंट होगा, मस्ट बी साइंड, मस्ट बी राइटिंग, मस्ट बी साइंड। क्लियर है दो बातें। और ये एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए स्टाम्प वगैरह लगा के। बेटा ध्यान रखना देयर मस्ट बी रिलेशन, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के बीच में रिलेशन होना जरूरी है। तो यहां रिलेशन भी है, एल्डर ब्रदर यंगर ब्रदर। और एक लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर मस्ट बी
देयर मस्ट बी रिलेशन ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। मतलब कि पार्टी का जो रिलेशन है वो कौन सा होना चाहिए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन का। तो इस एग्जाम्पल में मैंने आपको जो बताया, ये जो बेटा एग्जाम्पल था ना, ये वाला एग्जाम्पल के अंदर जो बड़ा भाई एल्डर ब्रदर यंगर ब्रदर को मोटरसाइकिल दिला रहा है ना, तो ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन में दिला रहा है, वो प्रेम करता है अपने यंगर ब्रदर से। बात क्या कुछ समझ में आ रही है? इस सिचुएशन में अगर कंसीडरेशन नहीं भी होगा तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। मैंने बताया था कि 2 एग्जांपल दूंगा। बेटा एक केस आया था, ये केस क्या था, इस केस के बारे में ध्यान से सुनना। ये केस था, एक केस था राजलक्ष्मी देवी वर्सेस भूतनाथ। एक केस आया था, ये भूतनाथ जो था वो हस्बैंड था और राजलक्ष्मी देवी जो थी वो वाइफ थी। क्लियर है? ऐसा हुआ, ये जो हस्बैंड वाइफ है, इन दोनों के बीच में ना लड़ाइयां हो रही थी। एज यूजुअल क्वेरल्स बोलते हैं इसको। दोनों के बीच में लड़ाइयां हो रही थी, पता नहीं क्या बात थी, रो लड़ते रहते थे। हस्बैंड वाइफ तो आपको पता ही है, वैसे ही लड़ते रहते हैं। कोई भी बात हो, कोई बात नहीं भी होगी तो भी लड़ेंगे कि बात क्यों नहीं है, कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो तुम, कल तो लड़ रहे थे आज नहीं लड़ रहे हो, क्यों नहीं लड़ रहे हो मुझसे, मतलब प्यार नहीं करते। लड़ रहा है तो भी यही, नहीं लड़ रहा तो भी यही। तो ये सिचुएशन होती रहती है। तो यहां पर वाइफ और हस्बैंड के बीच में लड़ाइयां होती थी और फाइनली एक दिन क्या हुआ, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को ये बोला, यहां पर हस्बैंड यानी कि भूतनाथ ने अपनी वाइफ को ये बोला कि भैया अब एक काम करते हैं, हम लोग क्या हो जाते हैं, सेपरेट। मैं तुझे हर महीने मान लो अमाउंट अपनी तरफ से 10,000 रुपए दूंगा खर्चा चलाने के लिए, मैं सेपरेट हो रहा हूं। लड़ाई झगड़े के बीच में सेपरेट हो गया। और हस्बैंड ने, आपको पता है, ये एग्रीमेंट राइटिंग में बनाया, साइन किया, रजिस्टर्ड किया। मतलब भूतनाथ राजलक्ष्मी को देवी को हर महीने 10,000 रुपए दे रहा है और राजलक्ष्मी देवी भूतनाथ को क्या देगी, कुछ भी नहीं। मतलब कंसीडरेशन नहीं है यहां पर, तो नो कंसीडरेशन है। अब क्या हुआ, थोड़े दिन बीते और भूतनाथ ने क्या करा, पैसे देने से जो है वो मना कर दिया। भूतनाथ ने क्या करा, भूतनाथ कह रहा भैया मेरी नौकरी छूट गई तेरी वजह से। भूतनाथ रिफ्यूज टू पे मनी। और राजलक्ष्मी देवी ने क्या करा, केस फाइल कर दिया अपने हस्बैंड पर ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। राजलक्ष्मी देवी ने कोर्ट में यह बोला कि जज साहब ये देखो मेरा पति है, ये मेरा पति मुझे छोड़कर गया और इसने राइटिंग में वादा किया कि ये मुझे हर महीने 10,000 रुपए देगा, लेकिन अब नहीं दे रहा। कोर्ट ने भी सारे मामले को देखा, कोर्ट कह रहा हाँ भाई रिलेशन तो है दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ का, और ऐसे सिचुएशन में राइटिंग में भी है, साइन भी है, रजिस्टर्ड भी है। लेकिन बेटा 5वां पॉइंट मैंने क्या कहा था, देयर मस्ट बी नेचुरल लव एंड अफेक्शन। लेकिन यहां पर हस्बैंड और वाइफ क्या नेचुरल लव एंड अफेक्शन में हस्बैंड ने बोला वाइफ को, नहीं, उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे थे। कहने का मतलब इस केस में राजलक्ष्मी देवी को कोर्ट ने मना कर दिया कॉम्पनसेशन देने से, क्योंकि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जनरल कंसेप्ट तो कहता है नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट,
और एक्सेप्शन कहता है कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा बिना कंसीडरेशन। लेकिन मैं मानता हूं कि यहाँ पर कंसीडरेशन नहीं है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं है। आप बोलोगे क्यों सर, हस्बैंड वाइफ का तो नेचुरल लव ही होता है। अरे बेटा सबका नहीं होता। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा है तो हस्बैंड ने वादा किया कि मैं राइटिंग साइन रजिस्टर्ड, राइटिंग भी था, साइन भी था, रजिस्टर भी था, और बोला कि मैं आपको पैसे दूंगा, हस्बैंड बाद में लायबल नहीं है। ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो गए। क्यों? रिलेशन तो है, पांचवा पॉइंट मैच नहीं करा। मैंने कहा था देयर मस्ट बी नेचुरल लव एंड अफेक्शन। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? क्लियर है। तो ये राजलक्ष्मी देवी वर्सेस भूतनाथ का ये केस था, जिसमें राजलक्ष्मी देवी जो है वो हार गई थी, क्योंकि वहां पर नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं था। क्या आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया? अब मैं आपको पॉइंट नंबर 2, कहने का मतलब एक्सेप्शन नंबर 2 बताता हूं। हम ये बात पढ़ रहे हैं जहां पर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा इवन बिना कंसीडरेशन के, हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2 हमारा कहता है एग्रीमेंट टू पे फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस। एग्रीमेंट टू पे फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस। अब आप लोग बोलोगे सर ये क्या है, ये क्या नया नाटक है? तो ध्यान से सुनना बेटे। मान लो किसी एक पर्सन का घर है और इस घर के अंदर ना आग लग गई। इस घर के अंदर जो है आग लग गई, और जो घर का जो ओनर है वो ये है, ओनर साहब। रात के 2 बज रहे हैं, 2 बजे सुबह इनके घर में आग लग गई, और यहां से कोई एक पर्सन है, मान लो उस पर्सन का नाम है कैरी मिनाटी। नाम सुना होगा आपने, इसकी वजह से स्पेलिंग ये है कैरी मिनाटी। कैरी मिनाटी जो है वो भागते भागते आया, और आप देखा ना ताव कैरी मिनाटी ने क्या करा, आग बुझाना चालू कर दिया। इसने क्या करा, आग को बुझाना चालू कर दिया। क्लियर है? बात समझ में आई? यहां तक अपनी इच्छा से वॉलंटरी सर्विस दे दी इस कैरी मिनाटी ने इस ओनर को। आग बुझा दिया, रात के 2 बज रहे थे, आग वाग बुझाई, अपने घर गया, सो गया। अपने घर गया, सो गया, और अगले दिन ये जो ओनर था ना, अगले दिन ये जो ओनर था, इसने कैरी मिनाटी को बुलाया और कैरी मिनाटी को ये बोला कि भाई तूने कल मेरे घर की आग बुझाई, मैं तुझे अगले महीने 50,000 रुपए का राइटिंग में लिख कर देता हूं, साइन करके देता हूं, मैं तुझे अगले महीने 50,000 रुपए का इनाम दूंगा। ओनर ने कैरी मिनाटी को बोला। तो बेटे इस एग्रीमेंट के अंदर ओनर कंसीडरेशन दे रहा है कैरी मिनाटी को, लेकिन बताओ कैरी मिनाटी ने ओनर को क्या कंसीडरेशन दिया? तो आंसर है नो कंसीडरेशन। आप बोलोगे सर आग तो बुझाई थी। अरे बेटा जब आग बुझाई थी क्या उस समय कोई एग्रीमेंट किया था क्या? नहीं किया था। ये एग्रीमेंट पास्ट वॉलंटरी सर्विस के लिए किया। अब ऐसी सिचुएशन में ओनर मान लो पैसे रिवॉर्ड के 50,000 रुपए नहीं दे पाया, तो कैरी मिनाटी पे अधिकार है कि वो ओनर पे केस फाइल कर ले, क्योंकि ओनर ने राइटिंग में लिख कर दिया था कि मैं तुझे तेरी पास्ट वॉलंटरी सर्विस के लिए 50,000 रुपए का इनाम दे रहा हूं। कैरी मिनाटी ने बोला कि भाई मैंने तेरे घर की आग बुझाई, क्या तुझसे मैंने कोई एग्रीमेंट किया था? नहीं ना, तूने खुद ही मुझे बुलाया और मुझे इनाम के लिए बोला, राइटिंग में साइन करके रजिस्टर्ड। अब तू मुझे मना कर रहा है, कोई पागल समझ रखा है तूने मुझे। अब ऐसी सिचुएशन में कोर्ट में जाकर कैरी मिनाटी ओनर से पैसे ले सकता है, इस रिवॉर्ड के जो ओनर ने एग्रीमेंट पे लिखा हुआ था।
या कंफ्यूज मत होना बेटे, आपको लग रहा होगा कि कैरी मिनाटी की तरफ से कंसीडरेशन ये आग बुझाना हुआ, नहीं बेटा, पास्ट वॉलेंट्री सर्विस थी वो। कैरी मिनाटी ने आग बुझाते वक्त कोई एग्रीमेंट नहीं किया था, और जब कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ तो यहां पर बात खत्म। अब इस सिचुएशन में पास्ट वॉलेंट्री सर्विस के लिए कोई कंसीडरेशन दे रहा है ओनर कैरी मिनाटी को, लेकिन कंसीडरेशन कैरी मिनाटी यहां से ओनर को कुछ भी नहीं दे रहा है, लेकिन तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्योंकि ओनर ने राइटिंग में लिखकर प्रॉपर रजिस्टर्ड कर प्रॉपर साइन कर दिया। अब ओनर डिनाई करता है, मना करता है, तो कैरी मिनाटी केस फाइल कर सकता है। क्या बात समझ में आई? क्लियर है बेटे? अब मैं आपको पॉइंट नंबर 3 बताता हूं, जो कि बड़ा अच्छा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3 कहता है, यह भी एक्सेप्शन है, यानी कि इस सिचुएशन में भी कंसीडरेशन नहीं होगा, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। यह कहता है एग्रीमेंट टू पे टाइम बार्ड डेप्ट, ऐसा डेप्ट जिस पर समय की पाबंदी लगी हुई है। बेटा बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा, बेटा ध्यान से सुनना। एक ना एक्ट है, एक्ट का नाम है लिमिटेशन एक्ट। क्या कहते हैं इस एक्ट को? लिमिटेशन एक्ट, जो कि 1963 में बना था। ये एक्ट ये बात कहता है कि अगर कोई डेटर किसी क्रेडिटर से, मान लो क्रेडिटर ने डेटर को जो है वो दे दिया लोन, तो डेटर क्रेडिटर को लोन का अमाउंट उसकी ड्यू डेट पे चुकाएगा। क्लियर है? और मान लो कि डेटर ड्यू डेट पर लोन जो है वो नहीं चुका पाया, तो ऐसी सिचुएशन में ड्यू डेट के बाद क्रेडिटर पे अधिकार है कि वो ड्यू डेट के अंदर विद इन 3 इयर्स में, लिमिटेशन एक्ट 1963 कहता है ड्यू डेट के विद इन 3 इयर्स के अंदर लीगल एक्शन लेकर डेटर से अपने पैसे रिकवर कर ले, ये अधिकार है। अब मान लो कि कोई एक क्रेडिटर है, ड्यू डेट भी हो गई और 3 साल भी खत्म हो गए, और जैसे ही 3 साल खत्म हो गए, इस डेब्ट के ऊपर, ये जो डेब्ट है इस पर टाइम की क्या लग गई? लिमिटेशन लग गई। यानी कि अब 3 साल खत्म होते ही ये डेटर और क्रेडिटर के बीच में जो पहले एग्रीमेंट था, वो अब एग्रीमेंट क्या हो गया बेटा? अब ये डेटर और क्रेडिटर के बीच का एग्रीमेंट खत्म हो गया। अब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अगर ड्यू डेट के 3 साल के अंदर क्रेडिटर डेटर पे कोई एक्शन नहीं लेता है, तो क्रेडिटर और डेटर के बीच का रिलेशन, बिजनेस रिलेशन खत्म, एग्रीमेंट खत्म, सब कुछ खत्म। क्लियर? अब डेटर खुला आजाद घूम सकता है, कोई टेंशन नहीं। अब मान लो क्या हुआ, एक दिन ये जो डेटर है, डेटर के, मान लो डेटर ने उस क्रेडिटर से लिए हुए थे 50,000, ड्यू डेट पे दे नहीं पाया, 3 साल बीत चुके हैं, यानी कि लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो गया और उस एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट खत्म हो गया। आज इस डेटर का जो है ना, वो दिल पसीज गया। दिल पसीजना मतलब ये डेटर को ये लगा कि यार मैंने क्रेडिटर के साथ गलत कर दिया, वो बेचारा भला आदमी, उसने मेरी मदद भी करी थी, मेरी माँ अस्पताल में थी, उसने मुझे 50,000 रुपए दिए थे और मैंने इतने सालों तक उसके पैसे नहीं दिए। आज इसका दिल पसीजा, और आज इस डेटर ने क्या करा, वो इस क्रेडिटर के पास जा रहा है और इस क्रेडिटर को राइटिंग में बोल रहा है, साइन करके बोल रहा है, स्टाम्प लगा के बोल रहा है कि भाई तेरे 50,000 रुपए में, वो वाले 50,000 रुपए मैं तुझे 1 महीने में दे दूंगा।
तो डेटर की तरफ से कंसीडरेशन क्रेडिटर को क्या, 50,000। क्वेश्चन मेरा ये, क्रेडिटर से डेटर को क्या, आंसर है कुछ नहीं। तो आप बोलोगे सर पहले 50 तो दिए, बेटा वो एग्रीमेंट पे टाइम बार डेब्ट की लिमिटेशन लग गई है, वो एग्रीमेंट खत्म। क्रेडिटर ने डेटर को इस सिचुएशन में कुछ नहीं दिया, क्रेडिटर को सिर्फ मिल रहा है कंसीडरेशन, क्रेडिटर कुछ नहीं दे रहा है, तो इसको बोलते हैं टाइम बार डेब्ट। अब मान लो डेटर दोबारा से उस दिन दिल पसीजा और दोबारा से 1 महीने बाद डेटर फिर से नौटंकी करने लगा। अब यहां क्रेडिटर को गुस्सा आ गया, कह रहा बेटा अब तो तू गया। अब यहां पर क्रेडिटर पे अधिकार है कि ये क्रेडिटर कोर्ट में जाकर, ये क्रेडिटर कोर्ट में जाकर लीगल एक्शन ले सकता है। आप लोग कंफ्यूज मत होना कि सर यहां कंसीडरेशन तो है, नहीं बेटे, क्रेडिटर को कोई कंसीडरेशन डेटर से, क्रेडिटर को 50 मिलने, डेटर को कुछ नहीं मिल रहा कंसीडरेशन में, क्योंकि पुराना एग्रीमेंट जो है वो टाइम बार डेब्ट से खत्म हो चुका है। फिर भी क्रेडिटर अब लीगल एक्शन ले सकता है। समझ में आ गई बात? तो ये हमने पढ़ा रूल नंबर कौन सा, 3। रूल नंबर 3 था क्या, एग्रीमेंट टू पे टाइम बार्ड डेब्ट। क्लियर है बेटे? अब रूल नंबर 4, अब रूल नंबर 4 की बात करते हैं, ध्यान से सुने। ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, 5-7 मिनट में कंप्लीट कर देंगे इसको। रूल नंबर 4 कहता है कंप्लीटेड गिफ्ट। बेटा कंप्लीटेड गिफ्ट का मतलब, मान लो ए और बी है, ए ने खुश होकर किसी चीज से बी को राइटिंग में ये बोला कि मैं आपको गिफ्ट दूंगा, मान लो बाइक। ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं है बेटा, ये अलग है, यहां रिलेशन की जरूरत नहीं होती। बाइक दूंगा, खुश होकर राइटिंग में साइन करके गिफ्ट देते हैं ना। कंप्लीटेड गिफ्ट का मतलब कोई पर्सन एक दूसरे को गिफ्ट दे रहा है, गिफ्ट देने का वादा कर रहा है, राइटिंग में साइन, प्रॉपर रजिस्टर्ड, सब कुछ। तो बेटा ए तो बी को गिफ्ट दे रहा है, बी बदले में क्या दे रहा है, बी क्या दे रहा है, बी कुछ नहीं दे रहा, यानी कि कंसीडरेशन नहीं है। लेकिन फिर भी अब मान लो वादा किया लेकिन ए मुकर गया अपने वादे से, तो बी पे अधिकार है कि वो लीगल एक्शन ले सके ए पे। समझ में आई? इन द केस ऑफ कंप्लीटेड गिफ्ट मतलब अगर डोनी ने एक्सेप्ट कर लिया है, ए ने बी को बोला, ए डोनर है बी डोनी है, डोनी को बी ने, ए ने बोला कि मैं तुझे गिफ्ट दूंगा अगले महीने, बी ने कहा ठीक है भाई, राइटिंग वाइटिंग हो गई सब कुछ, और गिफ्ट नहीं दे रहा, तो डोनी पे अधिकार है कि चाहे उसको बेशक वो कंसीडरेशन नहीं दे रहा, वो केस फाइल कर सकता है। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? पॉइंट नंबर नेक्स्ट कहता है इन केस ऑफ एजेंसी। तो बेटा एजेंसी का मतलब क्या होता है, क्या किसी को पता है? एजेंसी का मतलब होता है प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। कोई काम है जो कि प्रिंसिपल को करना है, लेकिन प्रिंसिपल वो काम अपने किसी एजेंट से करवाता है, प्रिंसिपल वो काम किसी एजेंट से करवाता है। एजेंट कोई भी हो सकता है, अपना कोई दोस्त, अपना कोई रिश्तेदार, या कोई पेड एजेंट भी हो सकता है। जनरली जो एजेंट होते हैं उनको हम कंसीडरेशन देते हैं। जब एजेंट हमारे लिए कोई काम कर रहा है तो हम उनको कंसीडरेशन क्या करते हैं, देते हैं। लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी है जहां पर अगर एजेंट को हमने कंसीडरेशन नहीं भी दिया तो भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड माना जाता है। अब मान लो मुझे किसी बंदे को 5 लाख रुपए देने हैं, वो बॉम्बे में रहता है। आजकल तो खैर पूरा इलेक्ट्रॉनिक जमाना आ गया, 1 मिनट में ऑनलाइन पे कर देते हैं, पहले का जमाना है। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने किसी दोस्त, कोई एक दोस्त था जो कि मुंबई जा रहा था, दिनेश नाम का दोस्त है जो कि मुंबई जा रहा है, तो मैंने दिनेश को 5 लाख रुपए दिए और मैंने दिनेश को ये बोला कि दिनेश भाई ये पकड़ 5 लाख रुपए
और तू उसको जमा कर दियो, उसको पैसे दे दियो। तो यहां पर दिनेश मेरा एजेंट बनकर जा रहा है। क्या दिनेश ने मुझे बदले में कुछ कंसीडरेशन दिया? क्या मैं कुछ दिनेश को कंसीडरेशन दे रहा हूं? वो मेरा दोस्त है, बस मेरी मदद कर रहा है। यानी कि दिनेश मेरा एजेंट बन गया, विदाउट कंसीडरेशन काम कर रहा है। अब विदाउट कंसीडरेशन काम कर रहा है, और विदाउट कंसीडरेशन क्या हुआ, अब दिनेश मुंबई पहुंचा और मेरे पैसे को डांस बार में उड़ा के आ गया। अरे भैया 5 लाख रुपए मेरे दिनेश डांस बार में उड़ाकर आ गया। और दिनेश ने यह सोचा कि भाई कंसीडरेशन तो मुझे कुछ मिला नहीं था, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है और मैं दिनेश पे केस फाइल नहीं कर सकता। ये दिनेश की गलतफहमी थी। मैं अब उस दिनेश पर केस फाइल कर सकता हूं। बेशक वहां पर मेरे और दिनेश के बीच में कोई कंसीडरेशन नहीं है, फिर भी दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ कंसीडरेशन। आई बात समझ? क्लियर है बेटा? अब एक लास्ट पॉइंट, लास्ट एक्सेप्शन आपको बताऊंगा, और इस लास्ट एक्सेप्शन के बाद आपका ये कंसीडरेशन का टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। क्लास आज की थोड़ी सी आई थिंक लंबी हो गई है, बस ये लास्ट पॉइंट है, फिर आपका कंसीडरेशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से सुनेंगे, लास्ट टॉपिक हमारा क्या कहता है। लास्ट टॉपिक ये कहता है, आई थिंक छठा पॉइंट है, कि बेलमेंट की सिचुएशन में भी अगर कंसीडरेशन ना भी हो तो भी एग्रीमेंट वैलिड है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी लीगल एक्शन ले सकती है। अब ये सर बेलमेंट क्या होता है? तो बेटा ध्यान से सुनना, बेलमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कस्टडी ऑफ गुड्स फ्रॉम बेलर टू बेली। अब आप बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हो आज, ये असाइनर, असाइनी, पास्ट वॉलेंटरी सर्विस, टाइम बार डेप्थ। मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है, अभी आपको 2 मिनट में समझा दूंगा मैं, 2 मिनट लगेंगे बस। मान लो कोई ये पर्सन है और उस पर्सन का नाम है प्रकाश। प्रकाश राज जी है हमारे, और प्रकाश राज के पास एक कुत्ता है, एक डॉग है, ठीक है, लैब्राडोर, लैब्रा कुत्ता है, और ये घर में अकेले है। प्रकाश राज को क्या है, किसी काम से 15 दिन के लिए, 15 दिन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना है। 15 दिन के लिए अमेरिका जाना है प्रकाश राज को। तो क्या हुआ, प्रकाश राज भाई साहब को 15 दिनों के लिए किसी काम से अमेरिका जाना। अब प्रकाश राज सोच रहे यार ये मेरे कुत्ते का क्या होगा, कुत्ता तो मैं अमेरिका लेके जा नहीं सकता हूं, काम से जा रहा हूं, कुत्ते को लेके जा नहीं सकता हूं, अब मेरे कुत्ते का क्या होगा। तो यहां पर क्या करा, प्रकाश राज ने अपने पड़ोसी को, एक पड़ोसी है जिसका नाम है मन्नू, इस पड़ोसी को ये जो कुत्ता है ना, कुत्ते की कस्टडी ट्रांसफर कर दी। क्या कर दी बेटे, इस पड़ोसी को कुत्ते की मात्र कस्टडी ट्रांसफर कर दी 15 दिनों के लिए, फॉर 15 डेज। मन्नू को बोला कि भाई मैं जा रहा हूं अमेरिका और ये कुत्ता है, इसको भाई 2-3 टाइम का खाना खिला दियो और थोड़ा देख लियो, ये कुत्ता है और मैं जा रहा हूं यहां से। कहने का मतलब, ऊपर मैंने क्या लिखवाया आपको, ऊपर लिखवाया मैंने ट्रांसफर ऑफ कस्टडी ऑफ गुड्स, बेलमेंट में क्या लिखवाया, ट्रांसफर ऑफ कस्टडी ऑफ गुड्स फ्रॉम बेलर टू बेली। तो यहां पर प्रकाश राज ने मन्नू को क्या ट्रांसफर की, कस्टडी गुड्स की, मतलब अपना कुत्ता दे दिया। अब यहां पर जो प्रकाश राज है जिसने कुत्ता दिया, इसको बोलेंगे बेलर, जिसको कुत्ता मिला बेली। बताओ मन्नू को अपने पास कुत्ता रखने के लिए क्या मिला, क्या कंसीडरेशन मिला? क्वेश्चन है कुछ नहीं, आंसर है कुछ नहीं। मन्नू ने तो भैया अपना पड़ोसी होने का फर्ज निभाया
और उसने प्रकाश राज का कुत्ता अपने पास रख लिया। इस पूरी ट्रांजेक्शन को बोलते हैं बेलमेंट। बेलमेंट मतलब ट्रांसफर ऑफ कस्टडी ऑफ द गुड्स फ्रॉम बेलर टू बेली। जिसने गुड्स दिया उसको बेलर और जिसको गुड्स मिला उसको बोलते हैं हम बेली। क्लियर है? अब ऐसी सिचुएशन में प्रकाश राज चला गया यूएस से और मन्नू को उस कुत्ते से बड़ी खुन्नस थी। वो रोज उस पर भौंकता था, भौ भौ भौ, पड़ोसी था, वो रोज रात को परेशान करता था। अब मन्नू को मौका मिला। मन्नू क्या हुआ, कुत्ते मारने वाला जहर मार्केट से लाया और प्रकाश राज के कुत्ते को खिला दिया, कुत्ता मर गया। ऐसी सिचुएशन में जब प्रकाश राज लौट कर आया, उसने देखा मेरा कुत्ता तो मर गया। मन्नू ने ये बोला कि भाई जनरल कंसेप्ट कहता है नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कुत्ता मैंने अपने पास रखा लेकिन कोई कंसीडरेशन थोड़ी मिला था मुझे, मतलब अब सामने वाली पार्टी मेरे ऊपर केस फाइल नहीं कर सकती। ये गलतफहमी है। प्रकाश राज के पास अधिकार है, बेशक कंसीडरेशन ना हो, प्रकाश राज मन्नू पे केस फाइल कर सकता है। मेरी बात क्या समझ में आई? दिस इज कॉल्ड बेलमेंट। बेलमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कस्टडी ऑफ गुड्स फ्रॉम फ्रॉम बेलर टू बेली। फ्री में भी होती है, ग्रेचुअस बेलमेंट बोलते हैं। कुछ लोग बिना पैसे लिए किसी का सामान अपने पास रख लेते हैं, इसको ग्रेचुअस बेलमेंट बोलते हैं। जैसे यहां मन्नू ने रखा, ग्रेचुअस मतलब अपनी इच्छा से। और कभी कभी बेलमेंट पैसों के साथ भी होती है, जैसे आप अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा के आ जाओ एक दिन के लिए, तो ये भी बेलमेंट है। आपने सिर्फ गुड्स की गाड़ी की कस्टडी ही तो ट्रांसफर करी है ना, गाड़ी का मालिकाना हक थोड़ी ट्रांसफर किया है। तो आप पार्किंग के पैसे दोगे, इसको नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट बोलते हैं। अगर बेलमेंट ग्रेचुअस है यानी कि बिना कंसीडरेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गुड्स के साथ कुछ भी कर दो, आप गुड्स में आग लगा दो क्योंकि आपको पैसे नहीं मिले, ऐसे नहीं कर सकते आप। अगर कर दिया तो आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो अब हमारा कंसीडरेशन का टॉपिक बेटा क्या हुआ, खत्म हुआ। हम लोगों ने टोटल 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, 2 यूनिट पढ़ लिए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से ये टॉपिक समझ में आए हैं। क्लियर है? अब अगली क्लास में हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और अगली क्लास में बात करते हैं, मिलते हैं। ओके, गुड बाय।